बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के जो मौज़ूआत हैं, सानिया APS और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अदालत में पेश हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज के प्रोग्राम में ये हम जानेंगे और उस पर जो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। शहर कायद कराची में नाजिम जोखियो नामी शख्स का कत्ल किया गया और उस केस में अब क्या पेशरफ्त हो सकी है। 3 मुलज़िमान हैं जिन्हें अब जेल भिजवा दिया गया है और उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ नस्ला टावर की मसमारी के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट आई और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास कल जिसे तलब किया गया था वो इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है। शामी साहब, आपकी जानिब बढ़ने से पहले उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वजूहात क्या बनी। उमर, सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और अपोजिशन के कहने पर इस इजलास को मुलतवी किया गया। असल में वजह क्या बनी? अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत के जो नंबर थे वो पूरे नहीं थे। आप बताएं सारा माजरा बना क्या? जी बिल्कुल, हुकूमत मुश्तरका पार्लियामेंट सेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी और न सिर्फ तैयार थी बल्कि आज उस हाजिरी को और अददी अपनी जो अक्सरियत है उसे यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ोहराना दिया था तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं PTI के और इत्तेहादी जमातों के और साथ ही सेनेटर्स को। अब जो उसमें आज लोग शरीक थे वो तकरीबन कोई 170 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और इत्तेहादी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। जिस तरह काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा GDA की नुमाइंदगी कर रही थी, MKM के लोग मौजूद थे और साथ ही अवामी मुस्लिम लीग और दीगर जमातों के। अब इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो यही इत्तेहादी जमातों के जो रहनुमा हैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुज़श्ता हफ्ते इनकी एक मुलाकात हुई थी जिसमें इन्होंने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म से किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने उसी टाइम परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो इनके साथ बैठे और EVM के ऊपर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको जो ब्रीफिंग चाहिए वो इनको दी जाए। ताहम वो बीच में इतना पीरियड जो है वो इनकी शायद मुलाकात नहीं हो सकी या हुई तो वो रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की इत्तेहादी लोगों के साथ एक बार दोबारा नशिस्त हुई, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि इत्तेहादी जमातों ने हमें ये कहा है कि वो इस सारे मामले पर अपनी जो क़यादत है उनसे मुशावरत करेंगे और फिर बताएंगे। अब ये 2 रोज कबल जो इजलास मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन है उससे 2 रोज कबल ये मीटिंग हुई और उसमें ये सारी चीजें जो है डिस्कस हुई और उनकी जानिब से हामी नहीं भरी गई। ताहम आज इतलात ये है कि ये सब लोग वहां पर मौजूद थे और परवेज खटक को ये आगाह कर दिया गया था कि वो कल EVM के मामले पर इजलास में वोट नहीं देंगे। और जब ये वज़ीर-ए-आज़म को इन्फॉर्म किया गया तब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी जो तकरीर है वो शायद प्रिपेयर कर चुके थे और उन्होंने बड़ी इंतखाबी इस्लाहात को ही फोकस करते हुए आज खिताब किया तमाम अरकान से और सेनेटर से वहां पर मौजूद। और वहां पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अमूमन जब ज़ोहराना दिया जाता है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाकायदा मुलाकात करते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन आज का जो ज़ोहराना था उसमें ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ पर किसी से बात नहीं की बल्कि वहाँ पर तकरीर की अपनी और उसके बाद वहाँ से चले गए, जिस पर बहुत से इत्तेहादी जो अरकान हैं उनको ये नागवार गुजरा और वही परवेज खटक को जो पहले आगाह कर चुके थे तो फिर वो अपने फैसले पर फर्म हुए और उन्होंने जिस तरह पहले हुकूमत को आगाह कर दिया था इजलास से पहले कि वो इस मामले पर वोट नहीं देंगे। अब इसके साथ एक दूसरी जो चीज सामने आई है वो ये कि परवेज खटक जो कि वफाकी वजीर दिफा हैं उन्होंने भी इस बात का वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया था कि इत्तेहादी इस पर वोट नहीं देंगे और न सिर्फ इत्तेहादी बल्कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए भी बाज अरकान जो इस तमाम मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो भी शायद गालबन इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो इसमें शायद शरीक ना हो या वोट ना दे तो अददी जो अक्सरियत बन रही है हुकूमत की इत्तेहादी लोगों को, इत्तेहादी जमातों को मिलाकर वो पूरी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इजलास किया जिस इजलास में असद उमर, बाबर अवान और परवेज खटक शरीक हुए, जिसमें ये फिर मुशावरत की गई कि अभी ऐसी सिचुएशन में तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि फिर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। तो अब उस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर ये अनाउंसमेंट की गई कि फवाद चौधरी के जरिए के इजलास नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है उमर, आपने सारा जो है आगाह कर दिया कि क्या मामला रहा सारा। जी शामी साहब। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, बिल्कुल, और लोगों को तलकीन की कि अपना वोट दे। बुनियादी बात जो है ना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं
उनको बराह रास्त वोट देने का हक। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा वो हमारे पास है, अगर आप कहते तो सुना देते। सुना दे, चलिए तबर्रुक के तौर वो जरा अपने नाज़िम को तबर्रुक के तौर पे। लेकिन मामला ये हुआ ना, पंजाबी का मुहावरा है ना, नाती तोती रह गई ते नकते मक्खी बह गई। ते वो दिखा देते अपने नाज़िम को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज क्या कहा, क्या बोला उन्होंने। सोच अदालतों से जब 4 हल्के खुलवाए, चारों में धांधली निकली। जुडिशल कमीशन धरने के बाद बनी, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स आई, एक गवर्नमेंट ने इस्लाह नहीं की। वीडियो क्लिप्स दिखाई गई कि सेनेट के इलेक्शन में लोग पैसे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं हुआ। सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने और इलेक्शन कमीशन ने। हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए सेनेट के अंदर। जब आप शुरू ही कर रहे हैं डेमोक्रेसी धांधली 2 नंबरी से, वो तो मोरालिटी किधर चली गई उसकी। बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए बताएं कोई बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि शोर तो आपने मचाया हुआ। 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज क्या होगी। बॉयकॉट करते रहे। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना। कभी बताया कि उस इलेक्शन के अंदर जो थैलियां खुली होती है, जो सब कुछ होता है, जो ड्रामा, जो 24 घंटे के बाद रिजल्ट आता है, डबल स्टैंप लगा के हराया जाता है, ये सारी चीजें, तो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ ईवीएम मशीन्स है। रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट खड़ा होता है। लीडर्स अपनी मिसाल से लीड करते हैं। वजीर आजम इलेक्शन कमीशन से भी खफा हैं, अपोजिशन पार्टीज पर भी बरस रहे हैं, उन्हें माफिया करार दे रहे हैं। वजीर आजम को असल बात यह है कि उन्होंने सीधे तरीके से नाक नहीं पकड़ी। ठीक, उनको अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए था। सेनेट के इलेक्शन में वोटिंग का तरीक़ेकार तब्दील करने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। बिल्कुल। अब ये मशीनी वोटिंग के लिए भी एक तजर्बे की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी तरह से बराह रास्त अगर वोट दिया जाए कि अमेरिका में बैठकर, लंदन में बैठकर, उसकी राजदारी कैसे रह सकेगी और कैसे, यानी ये कैसे हक वो इस्तेमाल होगा, ये सारे मामलात बातचीत के ज़रिए तय होने चाहिए थे। अपोजिशन के साथ बैठकर रास्ता निकालना चाहिए था। इस अपोजिशन के साथ बैठने की बात तो दूर रह गई, वो तो इत्तेहादियों के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि इत्तेहादियों के साथ बैठ के पहले बात नहीं की गई। तो अपनी जमात के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। ये जो पार्लिमानी सियासत है उसके तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और आज फिर उनको अंदाजा हो गया कि वोट नहीं मिलेगा और बिल पास ना हो सके शायद, इसलिए इजलास मुलतवी कर दिया गया। ठीक है। इससे पहले कौमी असम्बली में 2 बिलों के ऊपर वोटिंग हुई थी, उस पर शिकस्त हो गई थी हुकूमत को एक दिन पहले। बिल्कुल। क्योंकि एक वोट जो था, यानी एक बिल जो था, वो मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने पेश किया कि जो इलेक्शन से एक आदमी अगर एक पार्टी में शामिल हो और फौरी तौर पर उसको टिकट ना दिया जाए अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, 7 साल का वक्फा होना चाहिए। और इसी तरह उनकी अपनी जमात की एक रुकन ने कहा कि हम बिल पेश करना चाहती हूँ कि जो ज़्यादा सजा ख्वातीन के बारे में नाजेबा रिमार्क्स पर ज़्यादा सजाएं दी जाए। ना उस बिल को पेश करने की इजाज़त मिली, ना इस बिल को पेश करने की इजाज़त। उस बिल को पेश करने की, जो मुस्लिम लीग नून का बिल है, उसको तो पेश करने की इजाज़त मिल गई, इनको नहीं मिली। दोनों दफ़ा हुकूमत जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये देखिए, पार्लियामेंट में आपके पास अक्सरियत अगर नहीं है, आपने अपने ही लोगों को नहीं समझाया, तो फिर आप कैसे आगे चलना चाहते हैं? बिल्कुल। इतनी तेज रफ्तारी का फायदा क्या है? जरा आहिस्ता चलें, आहिस्ता चलें, साबित कदम रहे। जल्दबाजी कर रही है हुकूमत, ये नहीं मतलब बस हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, मगर ऐसी बाजी खेल रही है। पता नहीं जल्दबाजी तो कर रही है कि नहीं कर रही, ऐसी बाजी खेल रही है जिसमें जीत का इम्कान कम है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हमारे साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, कि ऑल्टरनेट सिस्टम ले आए अपोजिशन। भाई अब रोज ये तो काम आपका है। ऑल्टरनेट सिस्टम तो मौजूद है जिस पे इलेक्शन हो रहे हैं। आप तो रोज गाली देते हैं उनको,
बिल्कुल रोज माफिया कहते हैं, उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट और जो बयानात हैं वो आपस में तजाद नहीं खा रहे दोनों। इसलिए अब डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अपोजिशन को साथ लेके चले। बिल्कुल। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती कि हुकूमत के साथ चले। बिल्कुल। अब ये मामला पीछे चला गया, अब ये मामला जो है सर देखते हैं कहाँ तक जाता देखना, देखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी जल्दी क्या है आपको? ठीक है, आप भी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। सर हम आगे बढ़ जाते हैं और आज का जो दूसरा अहम मामला सानिया APS पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज अदालत में पेशी हुई है और अदालत में क्या हुआ, क्या मामला रहे, सर ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन आप इस पेशी को कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी ये सो मोटो एक नोटिस ले रखा है। ये वक़ुआ तो है 2014 का, 7 साल हो गए हैं। इसका नोटिस लिया था साकिब निसार साहब ने जी, अक्टूबर 2018 में। इस पे कमीशन बनाया था। बिल्कुल सर। उस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें उन्होंने इसमें जो इसके जिम्मेदार थे उनकी निशानदेही हो चुकी है। उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, कईयों को एग्जीक्यूट किया जा चुका है, फांसियां मिल चुकी हैं, सजाएं मिल चुकी हैं। आप देखें, और पांच मुजरम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उन्हें फांसी मिल चुकी है। एक की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 12 टेररिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व थे वो उनको पकड़ लिया गया था और सारे लोगों को खुरा लगाया गया। कई मारे गए, कई पकड़े गए। ऐसा नहीं है कि चैन से लोग बैठ गए। और कमीशन ने पाक फौज को उसमें बड़ी जिम्मा करार दिया था। बिल्कुल। और उनके कहा था, उन्होंने पाक फौज ने फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो जिम्मेदार थे वहां, और उनको उनकी मुलाजमतों से निकाला गया, उनको सजाएं दी गई। और उसके बाद जो कंपनसेशन दी गई है ना शहीदों को और जख्मियों को, उनके खानदानों को, वो बेहैसियत मजमुई वो कंपनसेशन है 1544 मिलियन रुपए की। ठीक है सर, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 154 करोड़ रुपया, ठीक है, ये कंपनसेट किया गया है, ठीक है, शहीदों को और जख्मियों के खानदानों को, ठीक है। और ये सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने मिलकर हर खानदान जो है शहीदों का, उसके 3 अफराद उम्र पे भेजे गए हैं, ठीक है, DHA में प्लॉट दिए गए। ठीक है सर, फवाद चौधरी साहब से मजीद जान लेते हैं कि जानते हैं, मगर मेरा मतलब यह है ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया, उनका ताक़ुब किया गया जिम्मेदारों का, किया गया, उनके जख्मों पे मरहम रखी गई है शहीदों के और जख्मियों के खानदानों के। तो ये बातें सारी मद्देनजर रहनी चाहिए। बिल्कुल। ये क्या है, 9/11 कैसे हो गया? अमेरिका जैसे मुल्क में 9/11 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो अमेरिका यही मिसाल फवाद चौधरी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। ये दहशतगर्दी है, इसकी वारदात, ये कोई मामूली मामला नहीं है। बिल्कुल, ये मामूली मामला नहीं है। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फवाद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आप आज वज़ीर आज़म भी पेश हो गए, तो एक तस्वीर भी हमने थोड़ी सी बयान की है कि जिस तरह जो मुजरम थे उनका ताक़ुब किया गया, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया गया। तो अब आप आइंदा क्या करने का इरादा रखते हैं? और वज़ीर आज़म जो वहाँ पेश हुए तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी इसमें क्या मज़ीद हो सकता है? देखिए शामी साहब, सच्ची बात तो यह है कि ये तो एक हमें भी सच्ची बात है, नहीं समझ आई कि वज़ीर आज़म साहब ने जब कहा कोर्ट को कि आप हमें बता दें कि आप क्या एक्शन चाहते हैं करना, तो उसके ऊपर भी कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिली है। उन्होंने तो कहा आप हमें बता दें, हम उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। तो अब इस वक्त तक जो एक्शन लिए गए हैं, आपने उसको बड़ी तफसील से बता ही दिया है कि तमाम जो लोग थे उनको कैफर, एक ही सिर्फ आदमी है जिसकी इस वक्त डेथ सेंटेंस पेंडिंग है, और वो भी इसलिए कि उसका केस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त लगा नहीं है। उसके अलावा कंपनसेशंस भी हो गई हैं, ये भी कर दिया गया है। तो इसके अलावा क्या मतलब हम क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इसी तरह से अटॉर्नी जनरल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आप हमें पूरी कमीशन रिपोर्ट में मुझे बता दीजिए कि क्या है
जिसके ऊपर कार्रवाई करना बाकी है, तो उसके ऊपर भी कुछ जो है वो समझ नहीं आई कि क्या और हम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये जो रिपोर्ट आएगी उस पर देख लेंगे कि क्या क्या और मामला हैं जो हो सकते हैं, बट अपेरेंटली कोई इसकी और कोई एक्शनेबल इसमें क्या है और कुछ कह नहीं सकते। असल में जो वज़ीर आज़म की तलबी है ये भी एक बड़ी गैर मामूली बात है, और ये भी बल्कि हमारी अदालतें आम तौर पर बड़ी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती रही हैं। तो वज़ीर आज़म की तलबी से क्या मकसूद था आप समझते हैं? वो जो बातें उनके सामने कही गई वो अटॉर्नी जनरल भी उनको कन्वे कर सकते थे। वज़ीर आज़म साहब को तो पैगाम मिला तो वो तो वैसे सीधे ही उन्होंने कहा कि चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आपको मालूम ही है उनका एक पुराना इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र है, और वो मिसाल भी देते हैं कि हम ऐसा अदालती निज़ाम चाहते हैं जहाँ पे जो खलीफा वक्त है, जिस तरह से वो आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस वाक़े का वो काफ़ी जिक्र करते रहते हैं कि जहाँ पे एक यहूदी जो है वो हजरत अली से मुकदमा जीत गया, और ये इंसाफ का वहाँ पर आलम था, मुस्लिम इस्लाम की जब एक अरूज था उस वक्त। तो वज़ीर आज़म तो इस मामले में बड़े वाज़े हैं, उन्होंने कभी भी इसमें कोई दो राय अपनी उनकी नहीं रखी उन्होंने। तो ये जो आज जो बुलाया, सच्ची बात तो यह है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि क्या बुलाया, प्रोसीडिंग क्या अदालतों में इस तरह से। देखिए ना, ये तो एक वक्त था, उस वक्त तो अदालतें जो है आपको मालूम है मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ी, जज तो फैसले ही नहीं कर रहे थे, और फिर एक पूरी जद्दोजहद हुई, और अदालती निज़ाम को ठीक करना एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, और सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर भी आगे बढ़ना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। तो चौधरी साहब, आज ये जो इजलास है मुलतवी हो गया पार्लियामेंट का, वो मुलतवी करना पड़ा है। क्या इत्तेहादी जो थे वो सपोर्ट करने पे तैयार नहीं थे? देखिए, इत्तेहादियों का भी मामला था, कुछ हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी, उनका भी ख्याल था कि अगर हम अपोजिशन से एक दफा फिर बात कर लें, तो हमारा मौक़िफ़ पीटीआई के अंदर तो बड़ा मौक़िफ़ यही था कि नहीं, हमें तो वी शुड गो हेड विद दैट। लेकिन फिर वज़ीर आज़म साहब ने जो है जब जो तमाम बहस सुन के, तो उन्होंने कहा अगर एक हफ्ता आगे जाने से समझते हैं कि ये सेटिस्फेक्शन हो सकती है तो एक हफ्ता आगे कर लेते हैं, बस इसलिए ये किया। मगर चौधरी साहब, ये वर्किंग रिलेशनशिप आपकी कोई कायम नहीं हो पा रही अपोजिशन से, आप भी उन पे बरसते रहते हैं, वो भी आप पे बरसते रहते हैं, तो कोई इसकी कोई हदूद व क़यूद नहीं मुतय्यन हो सकती? देखिए, यही पाकिस्तान की एक तो सियासत का अलमिया यही है कि हमारी तमाम ही दुनिया में पार्टिजन्स होती हैं, और अपोजिशन तनकीद करती रहती है हुकूमत के ऊपर और वाइस वर्सा, लेकिन जो बड़ी इस्लाहात हैं उनके ऊपर क्रॉस पार्टी जो है वो आगे लेजिस्लेशन आती हैं, जिस तरह अमेरिका में है या जो भी जमहूरियतें हैं। अब हमारे यहाँ दो बड़े मसले हैं, एक तो हमारे यहाँ सियासी जमातें नहीं हैं, सिर्फ लीडर्स के खानदान हैं जो के चलाते हैं मुल्क, जिसकी वजह से पॉलिटिकल थिंकिंग हमारे यहाँ सिर्फ फैमिली की थिंकिंग के ऊपर है। अगर वो मुतमईन है तो वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे पिछली दफा जब ये कमेटी बनी, असद कैसर साहब ने बनाई, तो PMLN तैयार थी, शहबाज शरीफ साहब तैयार थे उसमें लोग नॉमिनेट करने को, लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फोन करके इनको बंदे नहीं भेजने दिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमारे यहाँ, मैंने तो ये भी कहा कि हमारे यहाँ जो है ना आपस में अपोजिशन गवर्नमेंट का, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, शरीका हो गया, और हम कहते हैं कि दूसरे की दीवार गिरे जाए अपनी टांग टूट जाए। ये जमहूरियत में एक दूसरे को मिनिमम मान के चलना होता है। ठीक है, ठीक है। नई सियासत की बुनियाद रखनी थी ना आपने, तब्दीली तो इसी तरह आएगी ना। नई सियासत की बुनियाद रखी थी। पहले दिन जब इमरान खान ने ये ऐलान किया कि मैं पहले ही दिन ये कमेटी बना देता हूँ कि आपकी इलेक्टोरल रिगिंग की, उसके बाद उनको तकरीर नहीं करने दी गई, और फिर 2 साल अपोजिशन ने पूरा जोर लगाया हुकूमत हटाने के लिए। ठीक है। पहले उन्होंने अपना जत्था लेके फजलुर रहमान साहब आ गए, फिर उसके बाद इन्होंने फौज को जो है वो गालियां निकाली, फिर उसके बाद बाकी तमाम इदारों को जो है वो उन्होंने सुनाई। अब तो जब उनसे नहीं हुई बात, तब वो इस तरफ जो है वो ये बातें कर रहे हैं, वरना अपोजिशन ने कौन से कसर छोड़ी। ठीक है, फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और शामी साहब, इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ डिटेल जान लेते हैं। राजा मोहसिन, बताइएगा वज़ीर आज़म की तलबी की क्या वजह बनी, आपके पास क्या डिटेल्स पहुँची हैं, और ये कहिएगा कि मुकालमा क्या हुआ चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के दरमियान?
देखिए, आज जब वक्फे से पहले केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल से ये इस्तफसार किया गया कि जो गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा था उसके हवाले से बताएं कि क्या क्या इक़दामात उठाए गए हैं और क्या वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से आगाह किया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को इस पर अभी तक आगाह नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी संजीदगी का ये आलम है कि वज़ीर-ए-आज़म को अभी तक आगाह ही नहीं किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म को बुला लेते हैं और क्या हुक्मनामा, क्या बात थी जो वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाना जरूरी थी? देखिए, गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था अटॉर्नी जनरल को कि आप वज़ीर-ए-आज़म से हिदायत लें इस रिपोर्ट पर, जो शोहदा बच्चे हैं उनके वालिदैन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनका मौक़िफ़ है, जिन लोगों को ये सज़ा दिलवाना चाहते हैं, इस पर आप वज़ीर-ए-आज़म से हिदायत लें और कार्रवाई करें। और उसके बाद अदालत को इस तमाम सूरत-ए-हाल पे कमीशन है, कमीशन कायम हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, मुजरमों का ताक़ुब हुआ, बाज़ उनमें से मारे गए, बाज़ पर मुकदमे चले, उनको सज़ा दे दी गई, कंपनसेशन दे दी गई। अब अगर आप ये चाहें, यानी अगर एक जगह आप एक वारदात होती है तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी जो है आला तरीन सतह पर तो फौरन मुंतकिल नहीं हो सकती। तो ये सारा कुछ तो हो चुका है, ये रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल शामी साहब, इसी तरह जिस तरह से आपने ये मामला बयान किया है, अब जब वक्फे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शहबाज गिल और फ़रूख हबीब के हमरा कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचे तो अब कॉल अप हुआ एक दफ़ा फिर ये APS केस। तो इस मौके पर उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा है कि आप बताएं कि हम क्या क्या कार्रवाई इस पर कर सकते हैं, किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कौन से टॉप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उस पर अटॉर्नी जनरल ने यही जवाब दिया वज़ीर-ए-आज़म को, जो उन्होंने आज अदालत में बताया कि जिन लोगों के नाम शोहदा के वालिदैन ले रहे हैं उन पर सिर्फ इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। तो इखलाकी जिम्मेदारी पर किसी पर FIR तक नहीं कटवाई जा सकती, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज होने वाली समाअत के मौके पर बार बार ये बात की कि मुझे बताया जाए कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक्शन मैंने करना है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम जिसका भी आप तयन करेंगे, जिसके भी आप नाम ऐड करवाएंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी जिम्मेदारी जिनका तयन किया गया था उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर चुके हैं। आप मजीद नाम ऐड करवा दें, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हम मजीद कोई नाम ऐड नहीं करवाते। जो नाम मौजूद है रिपोर्ट में, जो वालिदैन का मौक़िफ़ है, जो वो सुनना चाह रहे हैं, जो उनका मौक़िफ़ है, उन्हें सुना जाए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म को ये भी हिदायत की गई कि आप इन शोहदा के वालिदैन के साथ मुलाकात करें और इनको सुने और इनके साथ मिलकर इक़दामात उठाएं। और उसके बाद अमल दरामद रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखतों के साथ 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। जैसे उमैर साहब, आपने पूछा कि मुकालमा क्या हुआ, तो वज़ीर-ए-आज़म जब तकरीबन 11:38 पे आज कमरा अदालत में पहुंचे, एक और सर्विस मैटर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था कमरा अदालत नंबर 1 में, और तकरीबन 3 मिनट बाद फिर ये APS का जब केस टेकअप हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा, जी वज़ीर-ए-आज़म साहब बताएं अभी तक इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैकग्राउंड में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त हमारी सूबे में गवर्नमेंट ठीक है, जिस पर मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि हमें माजी में नहीं, हमें हाल की बात करनी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ये कहा गया। हाल में आप कैसे जाएंगे माजी के बगैर। ठीक है शामी साहब, इस पर ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे। और राजा मोहसिन नजाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, वक्त की थोड़ी कमी है। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू का सिलसिला शामी साहब वहीं से आगे बढ़ाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज की जो पेशी थी उस मामले को ज़रा वाइंड अप करते हैं, आगे चलते हैं। आपके रिमार्क्स। पेशी तो हो गई, वज़ीर-ए-आज़म पेश हो गए, अच्छा किया, अदालत ने जब तलब किया तो आ गए। लेकिन पर ये जो बहसें हैं ना, ये जो दहशत गर्दी है, ये कोई मामूली वारदात नहीं होती। ठीक है, दहशत गर्द कोई आम चोर या डाकू नहीं होते। दुनिया में एक वबा फैली हुई है, बेशक, अमेरिका में, इंडिया में,
इराक में, शाम में, अफगानिस्तान में, कहाँ कहाँ, फ्रांस में, बरतानिया में। बिल्कुल। तो दहशत गर्दों का मुकाबला जो है वो आम पुलिस और नहीं कर सकती, उसके लिए बड़ी जान लड़ानी पड़ती है। ऐसे। और पाकिस्तान ने, अल्लाह के फजल करम से हमारी फोर्सेस ने जान लड़ाई है, जाने दी। इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा हाँ, बड़ी अब दिलचस्प बात, एक बांग्लादेश से आई खबर। जी सर। कि बांग्लादेश के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सुरेंद्र कुमार सिन्हा, उनको उनकी गैर मौजूदगी में ठीक एक अदालत ने सजा सुना दी है 11 साल की। उन पर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। 7 साल उसकी कैद और 4 साल ये कहते हैं शिकस्त एतमाद को ठेस पहुंची है। अब ये जो चीफ जस्टिस हैं ये हिंदू चीफ जस्टिस थे पहले बांग्लादेश के, ठीक। तो 2017 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक। ये हुकूमत ने एक तरमीम कर दी थी दस्तूर में जिसके तहत जजों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया गया था। सही। तो ये इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस आईनी तरमीम को खत्म कर दिया। अच्छा। दस्तूर के खिलाफ करार दे दिया। उस पर हुकूमत इनके पीछे पड़ गई। ठीक। और ये फिर वो कहते हैं, उन्होंने अपनी खुदनविश लिखी है। अच्छा। वो भाग गए किसी तरीके से वहां से और इस्तीफा दे दिया बैरून मुल्क। सही। अब अमेरिका में मुकीम है। ओके। और वो कहते हैं कि उसके बाद जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस है, ठीक, DGFI, उसने सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लिया रखा, इनको महसूर कर लिया और इनका यानी इनका जीना हराम कर दिया। सही। ये किसी तरीके से एक दौरे के लिए बाहर निकले और फिर वापस नहीं आए। ठीक हो गया। और अब उनको ये सजा सुनाई गई है 4 साल के बाद, सजा हो गई। और कहा जा रहा है बांग्ला कि ये इंतकामी कार्रवाई है, ठीक है, हुकूमत की। ठीक हो गया। सवाल उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस से नक्को नक हो गई। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और नाजिम जोखियो कत्ल केस है, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है? ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध का बड़ा वाकया जो है इसने दहला दिया है पूरे पाकिस्तान को। असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, बताइएगा क्या पेशरफ्त हो सकी है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या मामला कहाँ तक पहुँचे? देखिए, कुछ मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हुई, लेकिन रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम समेत तकरीबन 15 मुल्ज़िमान हैं जो अब भी मफरूर हैं। लेकिन जिस तरह शामी साहब ने कहा कि दहला देने वाला वाक़या है, एक ऐसा खौफनाक वाक़या कि अगर जो मुतासर अफराद थे ये 13 घंटे तक नेशनल हाईवे पर धरना नहीं देते, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल नहीं होती नाजिम जोखियो की, जिसमें वो गैर मुल्की जो शिकारी हैं और जो जाम अवेस जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनके जो मेहमान गैर कानूनी तौर पर जो शिकार कर रहे थे, अगर उसको रोकने की जो वीडियो थी वो वायरल नहीं होती तो शायद जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये नहीं होती। और जो जाम अवेस वो भी मजबूर हुए, पुलिस तफ्तीश के मुताबिक वो भी गिरफ्तारी के खौफ से कराची से खुजदार चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया, सिंध हुकूमत के 2 इंतहाई अहम वुज़रा सईद गनी साहब और इम्तियाज शेख को नेशनल हाईवे जाना पड़ा और उन मुजाहिरीन को यकीन दहानी करानी पड़ी कि जो नामजद मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि इसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। उस यकीन दहानी के बाद 13 घंटे का तवील धरना खत्म हुआ और रात तकरीबन 3 बजे गिरफ्तारी दी गई। तफ्तीश अभी की जा रही है, लेकिन जो अहम मुल्जिमान में अगर बात करें कि जो रुकन कौमी असम्बली है वो भी अभी गिरफ्तार नहीं हो सके और इंतहाई बहीमाना तशद्दुद करके इस नौजवान को हलाक किया गया। पुलिस तफ्तीश कहती है कि जो सर पर उसके जो डंडे से जो वार किए गए थे उससे उसकी हलाकत हुई और यह भी बताया जा रहा है कि इतना उसके मरने तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। पहले उसे जाम हाउस बुलाया गया 2 नवंबर की शाम में और उसके बाद 3 नवंबर की दोपहर उसकी लाश मिली। पुलिस ने उस वक्त फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया और उसके बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद अब उसमें अगवा की दफा भी शामिल की गई। असम आपसे जो डिटेल्स हम इसके वक्तन जानते रहेंगे और जो मरकजी मुल्जिमान है अभी तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं लाए जा सके, आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। एक यानी आप जो शिकार की पार्टी थी उसको रोकने की कोशिश की उन्होंने, उसमें जान चली गई और उसमें उन पर इंतकामी कार्रवाई हुई, उसकी जान ले ली गई। बिल्कुल 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 ऐसे ही
जैसे शिकारी जो है परिंदों की जान ले लेता बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई हैं। पहले तो उनको मुबारकबाद, और उन्हें ट्वीट किया कि आज मेरी ज़िंदगी का कीमती दिन है। असर है नौजवान का नाम, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो मुंसलिक हैं और क्रिकेट के शोबे में एडमिनिस्ट्रेशन में वो खासे सरगर्म हैं। मुल्तान सुल्तान्स टीम के भी वो GM रहे हैं। अज़हर जावेद हमारे साथ सर बरतानिया से मौजूद हैं। अज़हर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगर साहब, मलाला यूसुफजई जो है उनकी शादी हो गई, उनको भी मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शामी साहब। मलाला यूसुफजई का निकाह जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, अभी रुखसती जो है वो नहीं हुई। बिल्कुल मुबारकबाद की बात है। हमारे दोस्त हैं ज़ियाउद्दीन यूसुफजई साहब, मलाला साहबा के जो वालिद हैं, बड़े अच्छे इंसान, और एक बड़ा मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा जब इनकी बेटी पर हमला हुआ। वो जब यहाँ पे आए तो जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी की ग्रूमिंग की, उनके तालीम उन्होंने उनको आगे लेके चले, ऑक्सफोर्ड में जाके वो पढ़ी, और उसके बाद एक नुमाया मुकाम हासिल किया। जो मलाला फाउंडेशन है वो भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है। ये जो दुल्हा मियां है, दुल्हा मियां लंदन में मुकीम है या लाहौर में? दुल्हा मियां आते जाते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया पहले जा चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो वाबस्ता है। तकरीबन 2 साल पहले जब यहाँ पे कुछ मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान टीम के, तो उस वक्त मुलाकात हुई इन दोनों के दरमियान, जो आस्ता आस्ता दोस्ती में बदली। इसके बाद मलाला ने अपने घर वालों से, अपने वालिद से बात की, और उन्होंने बड़े एक इस्लामी तरीके के मुताबिक अपनी बेटी की जो ख्वाहिश थी उसको मद्देनजर रखते हुए दोनों घरों के दरमियान बात हुई, और उसके बाद ये सारा रिश्ता तय हुआ पूरी दोनों खानदानों की मर्जी के मुताबिक। उसके बाद निकाह की जो ये सेरेमनी थी, ये मुबारक करे। अब हम उनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। आप ये बताइए कि लंदन में क्योंकि आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो को नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है, उनके इरादे क्या हैं, कुछ इस बारे में भी खबर होगी आपको? सरगर्मियां क्या? जी बिल्कुल शामी साहब, मुलाकात होती रहती है। गुज़िश्ता रोज भी मुलाकात हुई उनसे, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की ये मुलाकात थी। और जो मैं ये देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, और खासतौर पर गुज़िश्ता रोज भी जो उनकी गुफ्तगू थी वो भी यही इशारा दे रही थी कि वो पूरी उम्मीद है, और चंद महीने या बहुत जल्द वो ये समझते हैं कि जो मामला था वो बेहतर होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने ये महसूस की कि जो अब पहले एक बात होती थी कि इन हाउस चेंज पे बात नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इन हाउस चेंज पे कोई ना कोई अगर कोई सॉलिड चीज होगी तो जरूर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आने का फैसला भी कर सकते हैं मुस्तकबिल करीब में? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई है और हर दफा बात होती है, और वो मुस्तकबिल करीब में उनका ये कहना है कि वो जरूर आएंगे, और बिल्कुल उनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल है। सिर्फ वो मेरे ख्याल में अच्छे वक्त का जो उनके डॉक्टर्स ने वेट कर रहे हैं, उनके डॉक्टर्स ने उनको क्लियरेंस दे दी है। जी उनके डॉक्टर्स का उनका जो चेकअप है वो चल रहा है, उनकी एक जो हार्ट का इशू है उसकी बात हो रही है। लेकिन जो मेरा ख्याल है आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।